आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम बाल विकास में इकाई सेकंड प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के मानक के अकॉर्डिंग वो हम पूरे करवाने का आपको भरसक प्रयास करेंगे। अधिगम एवं प्रेरणा इकाई सेकंड का नाम है, अधिगम एवं प्रेरणा। अधिगम मतलब बच्चा किस तरह से अधिगम करता है, मतलब सीखता कैसे है, और प्रेरणा किस प्रकार प्राप्त करता है उससे संबंधित इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारी परिभाषाएं और इनका डिटेल है। और डिटेल को अपन जैसे डिजिटल बोर्ड होता है तो उस पर अच्छे से एकदम समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल या ऑफलाइन क्लासेस में समझा सकते हैं। अब इस तरह से सादा बोर्ड पे आपको डिटेल नहीं समझा सकते, इसलिए क्या हमने ऑब्जेक्टिव श्रृंखला प्रारंभ की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वही आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आने हैं। प्रश्न फर्स्ट है, गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप में। मतलब गेस्टाल्ट शब्द, ये शब्द दिया था कोहलर नामक वैज्ञानिक ने जब उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किए थे, और उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। तो ये गेस्टाल्ट शब्द में जो प्रयोग किया है वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, और उन्होंने समग्र रूप बोला है कि इसमें जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसका संपूर्ण मतलब समग्र मतलब पूरा माइंड उसी पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है सेकंड, अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक कौन कौन से? प्रेरणा, परिपक्वता, उचित वातावरण। कैसे कि एक तो वातावरण का बहुत बड़ा योगदान है मतलब बालक के विकास में। दूसरा है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी भी आवश्यक है। और प्रेरणा मतलब किसके माध्यम से वो प्रेरणा प्राप्त करता है, कौन व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत है उसके लिए, वो काफी मायने रखता है। और वातावरण का विशेष योगदान रहता है। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक, इनमें से अगर एक भी चीज गड़बड़ करेगी, कोई भी एक चीज में कमी दिखाई देगी तो 100% उसके अधिगम पे प्रभाव पड़ेगा गलत तरीके से। अगर वातावरण सही नहीं मिला तो भी दिक्कत आ सकती है। और परिपक्वता नहीं है उसके अंदर, मेच्योरिटी कोई भी चीज़ को समझने की, एक सोचने विचार करने, तो वो भी दिक्कत दे सकती है। और प्रेरणा, अगर वो प्रेरित नहीं है, अगर वो निराश हताश हो गया, तनाव में आ गया, कुंठा से ग्रसित होगा, द्वंद्व की स्थिति में, तो फिर भी दिक्कत आ सकती है अधिगम में। तो प्रश्न तीसरा है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर महोदय ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? चूहों पर। किस पर किए थे? चूहों पर। चौथा प्रश्न है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होते हैं वह है धनात्मक स्थानांतरण देना। आपने कोई जैसे अभ्यास किया किसी चीज का या कोई काम सीखा, जैसे कोई व्यक्ति है उसने अगर जैसे मोटरसाइकिल सुधारने का काम सीखा, तो उसका वो पॉजिटिव वे में जैसे कोई भी और अन्य जो वाहन है उसको सुधारने में प्रयोग कर सकता है, जैसे कार है या ट्रक वगैरह। ये मतलब इस तरह से उसका ज्ञान क्या है, कहीं ना कहीं उसका लॉस नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा उसके ज्ञान का यूटिलाइजेशन हो रहा है एक सही वे में, और नई चीज सुधार हो रही है। तो वो धनात्मक रूप से स्थानांतरण होता है जब पूर्व में अपन जो अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं और नवीन समस्या को हल करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा है कोई कक्षा 5 में, उसने गणित का जो सब्जेक्ट है या अंग्रेजी का जो विषय है इनको पढ़ा, तो जब वो अगली नेक्स्ट क्लास में आएगा तो उसमें उस पूर्व ज्ञान का ही तो उपयोग करते हुए नए ज्ञान को सीखेगा। जब नए ज्ञान सीख लेगा तब अगले नए ज्ञान के लिए तैयार रहेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, धनात्मक स्थानांतरण हो जाता है ज्ञान का। पांचवा प्रश्न है, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? वाद विवाद विधि, अवलोकन विधि और प्रश्न एवं त्रुटि विधि। देखना, बालक जब कक्षा के अंदर होता है तो वाद विवाद करता है। वाद विवाद करता है किससे करता है? वाद विवाद जैसे हो सकता है अपने साथियों से करता है, अपने शिक्षक से करता है। विवाद का मतलब ये नहीं विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये नहीं। वाद विवाद मतलब वार्तालाप, ग्रुप मतलब एक डिस्कशन चल रहा है, मतलब किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर। और अवलोकन मतलब निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए उस कार्य को वो कर रहे हैं। और देखो, कोई भी कार्य अपन करेंगे तो उसमें प्रयत्न करते हैं तो त्रुटियां तो होना स्वाभाविक है। और स्वाभाविक ये है कि जब तक त्रुटि नहीं हुई तब तक वो अच्छे सुधार कैसे हो सकता है। तो कोई भी काम में त्रुटियां तो निश्चित है कि होना ही है। तो ये तीनों कंडीशन बनती है, वाद विवाद विधि,
अवलोकन विधि और प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। इन तीनों विधि के लिए कक्षा कक्ष अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आज भी वर्तमान में भी सभी शिक्षक कर ही रहे हैं। प्रश्न 6वां है, थॉर्नडाइक मानववैज्ञानिक थे अमेरिका के। थॉर्नडाइक अमेरिका के मानववैज्ञानिक थे। इन्होंने जो मुख्य नियम दिए थे वो 3 थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और 5 गौण नियम दिए थे इन्होंने। तो इस तरह इन्होंने कितने नियम दिए थे, मुख्यतः तो 3 नियम थे और गौण रूप से 5 सीखने के लिए। 7वां प्रश्न, सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। अब देखना, सीखी गई किसी भी परिस्थिति में और अन्य मतलब किसी और माध्यम में उसका प्रयोग करते हैं अपन ज्ञान का, तो सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। अब देखना, आप लोगों ने क्या, जैसे कि आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, ठीक है, आपने सीख लिया। अब आपने क्या किया, उसका बीच में मतलब आपने काम कंप्यूटर पे कार्य करना बंद कर दिया। अब जैसे आपने कम से कम 2 या 4 वर्ष बाद फिर दोबारा कंप्यूटर प्रारंभ किया, तो आपके लिए सीखी गई जो क्रिया थी पहले की, वो अन्य परिस्थिति में भी उपयोग की जा रही है। मतलब बाद में 2 या 4 साल बाद भी किसी और परिस्थिति में आप वापस उस चीज को कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। मतलब जैसे आपका गणित विषय का ज्ञान है, तो वो भौतिक विषय के ज्ञान में बहुत ही सहायक होता है, या भौतिक विषय का ज्ञान गणित विषय में थोड़ा सहायक होता है। जैसे भाषा के रूप में देखें, संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी भाषा के ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जो बालक कोई भी चीज के बारे में सीखता है तो उसका ज्ञान का स्थानांतरण निश्चित रूप से होता है। 8वां प्रश्न है, पूर्णाकारवाद का नियम है समरूपता, समीपता, संरचनात्मक। मतलब पूर्णाकारवाद में ये तीनों चीज समाहित है। समरूपता भी होना चाहिए, उसके अंदर सामीप्यता भी होना चाहिए, समीपता भी होना चाहिए, और संरचनात्मक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए उसका। 9वां प्रश्न है, तत्परता के नियम का संबंध है अधिगम से। तत्परता का नियम मैंने बताया था, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, 3 नियम ये होते हैं। तो उसमें से एक क्या है, तत्परता, तत्पर रहेंगे किसके लिए, अधिगम मतलब सीखने के लिए। तो 10वां प्रश्न, अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है अधिगम। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएगा, अधिगम। क्या कहलाएगा, अधिगम। 11वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है प्रयत्न एवं त्रुटि, अनुभव और बुद्धि। अंतर्दृष्टि मतलब आपकी जो अंतर्दृष्टि मतलब सोचने विचारने की जो क्षमता है। जैसे आपको माना कि पंखे से कोई केले का एक मतलब गुच्छा लटका दिया, मान लीजिए उसमें 10-15 केले हैं, और कोई उसके अंदर कमरे के अंदर एक बंदर या कोई मतलब चिंपांजी वगैरह इसको अंदर अपन ने बंद कर दिया और गेट ऑफ कर दिए, और अपन ने उसमें कमरे में क्या 2 चीज रखी थी, एक तो छड़ी और एक टेबल। अब वो सूझबूझ का सिद्धांत कार्य करता है जो कोहलर जी ने दिया था। तो यहाँ पर वो जो अपन ने बंदर अंदर बंद किया है कमरे के, वो प्रयत्न करेगा, त्रुटि करेगा, थोड़ा बहुत उसको अनुभव हुआ यार कि यार ये कैसे कैसे अपन इसको मतलब हासिल कर सकते हैं, इसको कैसे अपन प्राप्त करें इन खेलों को। तो वो थोड़ा अनुभव आएगा उसको, फिर वो दोबारा क्या करेगा, टेबल रखेगा, फिर उस पर चढ़ जाएगा, और फिर एक छड़ी उठा लेगा, छड़ी से फिर क्या करेगा, उन केलों के गुच्छे को तोड़ देगा दे के, तो सारे केले क्या आ जाएंगे नीचे। तो उसका बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, सूझबूझ का मतलब पूरा इस्तेमाल कर रहा है धीरे धीरे। तो अंतर्दृष्टि का प्रभाव डालने वाले तत्व ये 3 हैं कि प्रयत्न और त्रुटि भी होगी, अनुभव भी प्राप्त होगा, और बुद्धि का यूज करेगा, तभी जाके क्या होगा, अंतर्दृष्टि का पूर्णता प्रयोग कर सकता है। 12वां है, पावलोव था शरीर क्रिया वैज्ञानिक। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। 1904 में इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, और ये भी इसी पर मिला था, शरीर क्रिया वैज्ञानिक जो क्रियाविधि थी उस पर ये प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने उस प्रयोग के कारण ही इनको नोबेल प्राइज उस वर्ष दिया गया था
सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना आप लोग, पावलोव जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे जिनको अभी तक क्या मिला है, नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है। 13वां है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? गिलफोर्ड जी ने। गिलफोर्ड महोदय ने कहा था अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में एक परिवर्तन होता है व्यक्ति का। जैसे अनुभव करता है और प्रशिक्षण प्राप्त करता है, अनुभव जैसे अपना अलग अलग अनुभव होते हैं सबके जीवन के, प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम होगा। व्यवहार में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन स्वाभाविक है, समय के हिसाब से हर व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं व्यवहार में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सीखना या अधिगम कहते हैं। और इसको किसने बोला था? गिलफोर्ड महोदय ने। 14वां प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था CL हल ने। पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट थ्योरी दी थी इन्होंने। मतलब अपने को जब कोई भी काम, जैसे कोई सवाल कर रहे हैं अपन और उसमें कहीं ना कहीं अपन मतलब सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको बार बार उस पर बल देना चाहिए, मतलब पुनर्बलन देना चाहिए, मतलब री इन्फोर्स, मतलब बार बार फोर्स करना चाहिए उस पर। तो एक न एक समय बाद या एक न एक मतलब टाइम लग सकता है, लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक मतलब अधिगम को मुख्यतः कौन चालन करता है? अभिप्रेरणा। मतलब सीखना कब तक चलता रहेगा? जब तक कि अभिप्रेरणा आपको मिल रही है, मतलब आप मोटिवेट हो रहे हैं किसी न किसी के माध्यम से, तो आपको अधिगम निरंतर रखने के लिए, चालन करने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। 16 प्रश्न है, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क एल हल। 17वां प्रश्न है, कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान, और कोहलर जी ने सुल्तान नामक चिंपांजी के प्रयोग द्वारा ही अंतर्दृष्टि एवं सोच का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 18वां, धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सीखने का अधिगम। धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? सीखने का अधिगम। मतलब सीखने में आप सीख रहे हैं, सीखने का अधिगम प्रयोग कर रहे हैं धनात्मक अंतरण में। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। 19वां प्रश्न है, उद्देश्य प्राप्ति में। जब तक व्यक्ति उत्तेजित नहीं होगा किसी काम को करने के लिए, वो मतलब अंदर से उसके खुद के अंदर मतलब एक प्रेरणा, अंतर प्रेरणा जागृत नहीं होगी, तब तक उसका उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उत्तेजना बहुत ही आवश्यक है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। 20वां प्रश्न, नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। स्किनर महोदय ने नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से हम बाल विकास में आज शिक्षा सेकंड प्रारंभ कर चुके हैं, और अधिगम प्रेरणा संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये हम आपको धीरे धीरे एक सीरीज स्टार्ट कर दिए तो उसमें करवाते जाएंगे। और ये सीरीज आपको प्रयास तो यही है कि निरंतर रेगुलर प्रतिदिन मिले, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने की वजह से प्रतिदिन ना होकर कभी कभी गैप हो जाता है। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबके। हमारा प्रयास पूरा यही है कि आपको उस तरह के प्रश्न करवाएं जो परीक्षा में मिलते हैं, और भी आज जैसे ये सवाल करवाएं, आपको ये प्रश्न आपको सोल्व करवाएं, तो इनमें से 20 में से आपको निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न मिल जाएगा, ये तो मुझे विश्वास है। क्योंकि यही प्रश्न है जो बार बार क्या होते हैं, घुमा फिरा के रिपीट होते रहते हैं, और इनको थोड़ा अच्छे से अपने को मेमोराइज करना है। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से करिए, और इन प्रश्नों को करते हुए अपने एग्ज़ाम में इनका लाभ उठाइए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हंसते मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो। ठीक है, सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें बाल विकास को।